गैर संभाव्य निदर्शन के अंतर्गत पहला है सुविधात्मक निदर्शन। सुविधात्मक निदर्शन क्या होता है? इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैंने आपको पहले बताया था, कन्वीनियंस निदर्शन। सुविधात्मक निदर्शन को अव्यवस्थित निदर्शन भी कह सकते हैं। इस निदर्शन में अनुसंधानकर्ता उन व्यक्ति समूहों का अध्ययन करता है जो उसे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे शोध करता है, कोई शोध क्रिया के दौरान अकस्मात कई व्यक्तियों के संपर्क में आता है, उसे पूर्व सूची का उत्तरदाता की सूची का निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिस आधार पर ही वह विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आता है और वह उसे लगता है कि इन व्यक्तियों से भी मैं सूचना ले सकता हूँ, तो वह स्वतंत्र है सूचना लेने के लिए। यानी वो अपने संपर्क में आए, शोध के दौरान अपने संपर्क में आए सभी व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। इसलिए इसे अव्यवस्थित या अकस्मात या दुर्घटनात्मक अथवा अव्यवस्थित निदर्शन भी कह सकते हैं। जैसे किसी विश्वविद्यालय के छात्र के अध्ययन में कोई शोधकर्ता लगा हुआ है, तो विश्वविद्यालय की कैंटीन, पुस्तकालय, खेल के मैदान या जहाँ भी उसे छात्र समूह दिखाई देगा, वह वहाँ उन छात्रों से मिलकर अपनी सूचना संबंधित या आंकड़े या फिर वो डाटा प्राप्त कर सकता है, छात्रों का साक्षात्कार ले सकता है। सुविधात्मक निदर्शन जो होता है यह कम खर्चीला और त्वरित होता है, लेकिन इसमें पूर्वाग्रह की संभावना भी पर्याप्त होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से किसी भी उत्तरदाता को चुन सकता है, तो उसमें पूर्वाग्रह की थोड़ी संभावना अधिक रहती है। अगला निदर्शन बताया उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, संभाव्य निदर्शन या दैव निदर्शन के अंतर्गत रैंडमली प्रत्येक इकाई की चुनने की संभावना होती है। गैर संभाव्य निदर्शन, इसका मतलब ही यही है कि हमें कहीं से भी जो भी उत्तरदाता मिलता है हमारी सूचना देने लायक, हम उसका चुनाव कर सकते हैं, उसमें स्वतंत्र होते हैं। कोई पूर्व निर्धारित सूची की आवश्यकता नहीं होती। केवल हमें जिस क्षेत्र का अध्ययन करना है, जिस विषय का अध्ययन करना है, उससे संबंधित सूचनादाताओं का ही ध्यान में रखना होता है, और वो सूचनादाता किसी क्षेत्र विशेष इकाई से संबंधित हो, यह आवश्यक नहीं है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन को हम निर्णयात्मक निदर्शन भी कहते हैं। अध्ययनकर्ता उद्देश्यपूर्वक उन व्यक्तियों को चुनता है जो उसके दृष्टिकोण में उपयुक्त हों और वांछित सूचनाएं प्रदान कर सकें। अर्थात जब शोधकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों को चुनता है, तो इसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या सविचार निदर्शन कहा जा सकता है। इसमें शोधकर्ता पहले से ही समग्र की इकाइयों के प्रति परिचित होता है। जैसे हमें किसी क्षेत्र के या शहर के भिखारियों का अध्ययन करना है कि उनका सामान्य जीवन कैसा होता है, तो इसके लिए वह एक शहर से संबंधित होगा और वहाँ के जानता होगा कि इस क्षेत्र में भिखारी होते हैं, तो सीधे सीधे अपनी साक्षात्कार जो है वो अपनी सुविधा अनुसार साक्षात्कार निर्धारण कर सकता है। इसी प्रकार विभिन्न वस्त्र निर्माताओं के परीक्षण करने के लिए अगर कोई शोधकर्ता आंकड़े एकत्र करने हैं उसे, तो वह उन क्षेत्रों का चुनाव करेगा जिनकी जनसंख्यात्मक रूपरेखा जो है देश की जनसंख्यात्मक रूपरेखा से मिलती होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि शोधकर्ता इसमें स्वतंत्र होता है पहले से ही, उसे किन इकाइयों को अपने अध्ययन के दौरान शामिल करना है, किस तरीके से शामिल करना है, जो उसके उद्देश्य को पूर्ण कर सके। अगला है कोटा प्रतिदर्शन या निदर्शन। कोटा निदर्शन जो होता है एक ऐसा प्रतिरूप है निदर्शन का जिसमें स्तरित निदर्शन है ये, जिसमें समग्र जन को विभिन्न भागों में बांटने और उत्तरदाताओं को रैंडमली रूप से चयन करने की जगह शोधकर्ता द्वारा निश्चित कोटे के आधार पर चयन करना होता है। उत्तरदाता का चयन शोधकर्ता पर ही निर्भर होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमें जैसे किन्हीं 5 संस्थानों के छात्रों को अध्ययन के लिए चुनना है कि उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, किसी विषय पर हमें अध्ययन करना है, या MBA के छात्र लेने हैं या BTech के छात्र लेने हैं, तो हमें वो 5 संस्थाओं को वर्गों में बांटकर जैसे 50 छात्र को अध्ययन करना है, फिर उसके बाद अपने निष्कर्ष निकालने हैं, तो 50 छात्रों को 5 संस्थाओं में से 10-10 छात्रों का चुनाव करना होगा। फिर उन 10 छात्रों में से भी हम उन्हें स्त्री और पुरुष या मेल फीमेल वर्ग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फिर डिवाइड करने के बाद हमें उत्तरदाताओं का चयन शोधकर्ता के आधार पर पूरी तरह निर्भर होता है, और किन किन उत्तरदाताओं से उसे क्या क्या सूचनाएं प्राप्त करनी है इस बारे में भी वो पूर्ण स्वतंत्र होता है। इस तरीके से कोटा निर्धारित कर दिया जाता है।
कोटा का निर्धारण अनुसंधान के प्रकार और स्वभाव के पर निर्भर करता है। जैसे हमें उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। विभिन्न धर्म के जैसे 100 पुरुष और 50 महिलाओं वाली एक शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग के बारे में लोगों के विचार जानने हैं। इसके लिए हमें, अगर पुरुष 100 हैं और महिलाएं 50 हैं, तो इसमें 1:2 का जो अनुपात है उनका रेशो है वो 1:2 होगा। तो जैसे एक महिला यानी 50 महिलाओं में से एक महिला बराबर होगी 2 पुरुषों की, तब हमें उसे पूरी तरीके से प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। कोटा निदर्शन अन्य विधियों से थोड़ी कम खर्चीली होती है। इसमें पूर्णतः पूर्व निर्धारित ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत कम समय अवधि में पूर्ण भी किया जा सकता है इसे। अब इसमें हानि क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं? ये प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं होता। इसमें चयन में साक्षात्कारकर्ता के पूर्वाग्रह शामिल होता है। होने को तो गैर संभाव्य निदर्शन के जितने भी उपभाग हैं उसमें शोधकर्ता पूर्ण स्वतंत्र होता है उत्तरदाता के चयन के लिए। तो पूर्वाग्रह की संभावना जो है प्रत्येक में ही संभव है। अगला है स्नोबॉल निदर्शन। स्नोबॉल निदर्शन में क्या होता है, शोधकर्ता अपने जो परिचित होते हैं, जैसे हमें किसी दहेज प्रथा पर किसी पीड़ित स्त्री का अध्ययन करना है तो उसके जो पिछले जो इतिहास है उसके बारे में हमें जानना है, तो हम देखेंगे कि उस पीड़ित महिला के संपर्क में कौन कौन व्यक्ति हैं जिनसे मैं परिचित हूँ और वो मुझे सूचनाएं दे सकते हैं, तो मैं उनसे संपर्क करूँगी सबसे पहले। इसी तरीके से फिर उसके बाद हम द्वितीय स्तर पर उन व्यक्तियों से संपर्क करेंगे जो हमारे परिचित व्यक्तियों के संपर्क में हैं। फिर ऐसे करके ये चैन जो है वो चलती जाती है और हमें जब तक वो पूर्ण साक्षात्कार के दौरान हमें पूर्ण सूचनाएं प्राप्त नहीं हो जाती तब तक ये साक्षात्कार चलता है और निदर्शन का चुनाव होता रहता है। तो यही स्नोबॉल निदर्शन है। और अंतिम है स्वैच्छिक निदर्शन। इसमें उत्तरदाता साक्षात्कारकर्ता से स्वयं, उत्तरदाता जो है साक्षात्कारकर्ता या शोधकर्ता के पास स्वयं ही उत्तर देने के लिए आ जाता है। उसे ज्ञात जो भी उसे घटना के बारे में ज्ञात होता है वो स्वयं उसे उत्तर के रूप में प्रस्तुत करता चला जाता है। तो इस प्रकार निदर्शन के प्रकारों का निर्धारण हुआ। अगर आपको इसके बारे में और अधिक विस्तृत अध्ययन करना है तो राम आहूजा की पुस्तक है सामाजिक सर्वे व अनुसंधान, और डी गुप्ता और शर्मा की पुस्तक है। इस तरीके से आप इन बुक से कंसल्ट करके और भी आगे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं।